हेलो बच्चों, तो चलिए आज हम लोग शुरुआत करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। मैकेनिक्स का पहला पार्ट जो हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से स्टार्ट कर रहे हैं। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको एनएलएम कहते हैं। और आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो है न्यूटन्स के नियम के बारे में। आप सब जानते हैं न्यूटन का 3 नियम था, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 लॉ दिया था न्यूटन ने। उस नियम के बारे में बारी बारी से आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या था, पहले सिंपल वे में समझते हैं, फिर उसके बाद जो लिखना है वो आप नोट्स बनाकर लिखेंगे। सिंपल वे में क्या है समझिए, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, एकदम ध्यान से सुनना बेटा, एक बार में यहीं याद हो जाए। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में, तो वो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई आपने बाहरी बल लगाकर उसे रोका ना जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि कोई एक टेबल है, उस पर एक हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। सुनना ध्यान से, कोई टेबल है, उस पर हमने एक बुक रखा हुआ है। अब ये बुक थ्रू आउट हमेशा के लिए यहीं पे रहेगा जब तक कि आप इस बुक को उठाकर डिस्प्लेस ना करें। यानी कि अगर कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट अपने जगह पर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, वो मोशन में अपने आप नहीं होगा, आपको मोशन में करना पड़ेगा। वहीं दूसरी बात, अगर सपोज करो कोई एक कार है जो रोड पे चल रही है और एक यूनिफॉर्म मोशन है, मतलब उसका मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं बदल रहा है। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होगा कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं बदल रहा है और सीधे जाता ही जा रहा है, तो उसे उसकी वेलोसिटी को चेंज करने के लिए आपको एक्सटर्नली फोर्स लगानी पड़ेगी, ब्रेक लगानी पड़ेगी, तब ये जाकर रुकेगा। या अपने आप जाकर अपने आप रुकेगा नहीं। हाँ, फ्रिक्शन है तो फ्रिक्शन भी यहाँ पे एक्सटर्नली फोर्स के जैसा काम कर सकता है। तो नाउ एक बार फिर से समझते हैं न्यूटन्स का जो नियम था वो क्या था। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुनना बेटा। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, और अगर कोई बॉडी मोशन में है, दैट मीन्स यूनिफॉर्म मोशन में है, तो मोशन में ही रहेगा जब तक कि कोई आप बाहरी बल लगाकर उसे चेंज ना कर दे, बाहरी फोर्स लगाकर उसके मोशन ऑफ स्टेट को चेंज ना कर दे। क्लियर है क्या? इसे हम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अब इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है, इनर्शिया क्यों कहते हैं इसे? इनर्शिया स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज को अपोज करता है, इसलिए हम उसको इनर्शिया कहते हैं। दोबारा, मान लो कोई रेस्ट पे है तो आप मोशन में लाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये इसके स्टेट ऑफ रेस्ट को आप चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये उसको अपोज करेगा। यानी कि वो रेस्ट के रेस्ट में ही बना रहना चाहेगा, इसलिए इसको इनर्शिया कहते हैं। इनर्शिया का मतलब फिर से समझना, अपने स्टेट को अपोज करता है चेंज होने से, इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? इनर्शिया। क्लियर है क्या बेटा? यहां तक आगे चलते हैं, बात करते हैं फर्स्ट लॉ के बारे में। सॉरी, इनर्शिया के टाइप के बारे में बात करते हैं। फर्स्ट टाइप क्या होगा? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। फर्स्ट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब क्या मतलब हुआ? अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, ये इसको अपोज करेगा। जब आप मोशन में लाने की कोशिश करेंगे तो ये इसको रेसिस्ट करेगा, अपोज करेगा कि नहीं, मुझे मोशन में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए? रेस्ट में, तो रेस्ट में ही बना रहना चाहेगा। यस और नो? तो यहां पे अगर मैं बात करूं इनर्शिया ऑफ रेस्ट के बारे में, तो लिखना बेटा इसमें इट इज द लिखेंगे, it is the inability of a body to change itself its state of rest। ये खुद एक, ये अपने आप में खुद के स्टेट को चेंज करने में एबिलिटी नहीं है, मतलब खुद से चेंज नहीं कर सकता है। दिस मीन्स बॉडी एट रेस्ट एंड कैन नॉट स्टार्ट मूविंग बाय इट्स ऑन। अपने आप ये स्टार्ट नहीं हो सकता है। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगा, अपने आप स्टार्ट नहीं होगा, अपने आप मोशन इसका नहीं होगा, आपको बाहरी बल लगाकर इसको मोशन करना पड़ेगा। बहुत सिंपल सी बात है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब रेस्ट का है तो रेस्ट में ही रहेगा। क्लियर है? पहले आप इसको नोट डाउन करिए, थोड़ा सा और समझते हैं। इसके एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, अब सुनना, अब 2 मिनट सुनना बेटा। अगर किसी भी टेबल पे अगर बुक रखी हुई है तो रखा ही रहेगा, वो अपने आप डिस्प्लेस नहीं होगा, आपको बाहरी बल लगाकर डिस्प्लेस करना होगा।
तो यहाँ पे जो मैंने लिखा उसको देखते हैं। इट इज द इनएबिलिटी, उसमें ये एबिलिटी नहीं है, इनएबिलिटी, उसमें एबिलिटी नहीं है ऑफ अ बॉडी, किसी भी बॉडी में, टू चेंज बाय इटसेल्फ, अपने आप चेंज कर सकता है स्टेट ऑफ रेस्ट को, यानी कि जो स्टेट है उसका, यानी कि अभी जो रुका हुआ है उसको वो अपने आप चेंज करने में सामर्थ नहीं है, आपको बाहरी बल लगाना पड़ेगा। समझ आ रहा है क्या? आगे चलते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। एग्जाम्पल, सपोज करो कि आप बस में बैठे हुए हो, है ना, बस में बैठे हुए और अचानक जो ड्राइवर है वो गाड़ी स्टार्ट करके कि आपको आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट किया और आगे लेकर गया। तो जैसे ही वो आगे मूव करने की कोशिश करता है, आप पे एक पीछे फोर्स फील होता है, जर्क बोल सकते हैं, एक फोर्स फील होगा पीछे की ओर। तो बेसिकली क्या होता है, आप ये काम पीछे क्यों जाए, हम मतलब पीछे क्यों गए, क्या कारण है पीछे जाने का? जैसे ही गाड़ी स्टार्ट किया और आप जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा, आप पीछे की ओर मूव करते हैं। सवाल ये क्यों जाते हैं पीछे की ओर? तो जस्ट बिकॉज ऑफ फॉर इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्यों कारण? सुनना ध्यान से। आप जब बस में बैठे हुए थे तो रेस्ट पे थे, और जैसे ही गाड़ी आगे बढ़ी तो आप रेस्ट में ही रहना चाहते हैं अभी भी। तो जैसे आपको मोशन में ले गया तो उसको आपने अपोज किया कि मुझे मोशन में नहीं जाना है, मुझे रेस्ट में ही रहना है, इसीलिए आप पीछे लेकर जाते हैं। जितने से वो आगे गया उतने से आप पीछे लेकर जाते हैं अपने आप को, ताकि आप मेंटेन रेस्ट में ही बने रहना चाहते हैं। समझ आ रहा है क्या? यहां पर देखिए, अ पर्सन हु स्टैंडिंग फ्रीली इन अ बस थ्रोन बैकवर्ड व्हेन द बस स्टार्ट सडनली। अगर बस सडनली आगे जाएगा तो एक आदमी बस के अंदर में ऐसे लटक के खड़ा है ऐसे पकड़कर, और जैसे स्टार्ट होगा तो वो पीछे जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उसको आगे, उसको मोशन में रहना नहीं है। अगर वो रेस्ट पे है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और जैसे आप इसको आगे ले जाएंगे वो उसको अपोज करेगा। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आई गेस आपको यहां तक क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन, सुनना। अब इसके एग्जांपल फिर से वही सोचो, बस में आप बैठे हुए हो और इस बार बस चल रही है यूनिफॉर्म रेट से, मतलब एक हाईवे पे चल रही है, 60 की स्पीड में चल रही है, तो मेंटेन 60 की स्पीड चल रही है, उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। 60 की या 70 की स्पीड में चल रही है तो हाईवे पे चल ही जा रही है 70 या 60 की स्पीड में, फिर वो चेंज नहीं कर रहा है, और अचानक ब्रेक मारा ड्राइवर ने, तो हम किधर फॉल होंगे? फॉरवर्ड की तरफ। किधर फॉल होंगे? फॉरवर्ड। क्यों हुए? क्यों हुआ? हमारी पूरी बॉडी, जब हम बस में बैठे हुए थे तो हमारी पूरी बॉडी 60 या 70 की स्पीड से चल रहा था, जो कि कांस्टेंट हाईवे पे चल रहा था। लेकिन जैसे ही ब्रेक मारा तो आपका जो बस है वो तो रुक गया, लेकिन आपकी पूरी बॉडी रुकना नहीं चाहती है, उसी को मेंटेन करना चाहती है। भाई हम 60 में अभी भी जाते हैं, तो वो मेंटेन करने के चक्कर में आप कहां चले गए? आगे की ओर फॉल डाउन हो गए। समझ आ रहा है आपको? आप स्टेट जो भी आपका है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहेंगे, और अगर आप मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहेंगे। अगर आपको कोई स्टेट आपके स्टेट को चेंज करने की कोशिश करे तो आप उसको रेसिस्ट करोगे, अपोज करोगे। दैट इज कॉल्ड इनर्शिया। आई गेस आपको यहां तक क्लियर हो रहा होगा। इसका डेफिनेशन लिखते हैं, इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज इटसेल्फ। फिर से इसमें वो सामर्थ्यता नहीं है कि वो अपने आप को स्टेट को चेंज कर पाए। अगर यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही चलता रहेगा, और अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट हो रही है तब आपको बाहरी से बल लगानी पड़ेगी, अपने आप एक्सेलरेट नहीं होगा। आपको एक्सेलेटर दबानी पड़ेगी, गाड़ी के एक्सेलेटर को दबानी पड़ेगी, जिससे आपका गाड़ी की स्पीड बढ़े या उसकी स्पीड में चेंज हो, ठीक है। और आपने देखा होगा कि अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रेन से जब आप थोड़ी देर धीमे धीमे हुआ तो हम कुछ लोग छलांग लगा लेते हैं ट्रेन से, और अगर उनको सही प्रॉपर तरीके से नहीं पता है तो वो फॉल डाउन हो जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। जैसे पैराशूट से आप जब लैंडिंग करते हैं तो कुछ दूर तक आपको चलते रहना पड़ता है, ताकि आपका जो सडन चेंज ना हो, स्टेट ऑफ चेंज ना हो। समझाता हूँ कैसे, सुनना ध्यान से। जैसे सपोज करें कि आप ट्रेन से चल रहे हैं और आपको अब उतरना है, ट्रेन की स्पीड बहुत कम है, आप उतर सकते हो, लेकिन सही तरीका आपको फॉलो करना होगा। तो ट्रेन जिस डायरेक्शन में चल रही है उसी डायरेक्शन में आपको जंप करके उसी डायरेक्शन में थोड़ा देर चलना होगा और धीरे धीरे जाकर रुकना होगा। जब आप सडन करेंगे तो क्या होगा? तुरंत फॉल डाउन कर जाएंगे।
क्यों ऐसा होता है, फॉल डाउन क्यों हो जाते हैं, रीजन क्या है कि देखिए जब ट्रेन चल रही थी, सपोज करें कि 20 की स्पीड से चल रही थी ट्रेन, अब रुकने ही वाली है, स्टॉपेज आने ही वाला है उसका, रुकने वाला ही है स्टेशन, 20 की स्पीड में चल रही थी, तो 20 की स्पीड में चल रहे हैं मतलब आप उस अंदर बैठे हुए तो आपका भी स्पीड ग्राउंड के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से 20 है, भाई ग्राउंड तो रुकी हुई है, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस से तो वो आप 20 के स्पीड से चल रहे हैं, और जैसे ही आपने छलांग लगाया तो 20 से सीधा जीरो हो रहे हैं, सडन जीरो होंगे तो वो फॉल डाउन करेगा। हाँ, अब जब आप छलांग लगाएंगे थोड़ा सा 20, उसके बाद फिर आप 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6 ऐसे करते करते आप धीरे धीरे जीरो होंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एंड सडन चेंज करेंगे तो क्या होगा, फॉल डाउन होगा। क्लियर है क्या? तो देखिए यहाँ पे अ पर्सन जंपिंग आउट ऑफ मूविंग ट्रेन में फॉल फॉरवर्ड। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। नेक्स्ट, अगर आप लॉन्ग जंप कर रहे हैं, दूसरा एग्जांपल इसी का कर रहे हैं, जब आप लॉन्ग जंप कर रहे हैं तो क्या होगा, आपको जब लॉन्ग जंप करने को कहा जाए तो आप थोड़ा सा पीछे जाते हैं, रन अप लेते हैं, फिर छलांग लगाते हैं। क्यों ऐसा होता है? जब आप रन अप लगा कर आते हैं तो आपको अपने आप को रोककर उछालना पड़ता है, ठीक है ना? आपको यहां से छलांग लगानी होती है, तो आप कहीं दूर से ही रन अप लेना चालू करते हैं, दौड़ना चालू करते हैं। क्यों ऐसा होता है? जब आप दौड़ते हुए आएंगे तो आपके पास एक मोशन ऑफ स्टेट रहेगा, वो है आप किस स्टेट में होंगे, मोशन में, और अचानक से आप रुककर छलांग लगाएंगे तो आपका स्टेट ऑफ मोशन में ही रहेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा आपको एक पुश मिलेगा आगे की ओर। ठीक है भाई, आप एक बार फिर से समझो, जब आप दौड़ लगा रहे हो तो अभी आप किस में हो, मोशन में हो, फिर रुककर तुरंत छलांग लगाया आपने, तो आप मोशन में थे, तो आपको पूरी बॉडी को सपोर्ट मिलेगा मोशन में ही रखने के लिए। इस तरह से आप लॉन्ग ज्यादा छलांग लगा पाएंगे एज कंपेयर टू कि आपको सीधा यहां से छलांग लगाना है। तो हो सकता है जब आप सीधा छलांग लगाए तो यहीं तक आए, लेकिन दौड़ के छलांग लगाए तो यहां तक आ गए। वो आपको इनर्शिया ऑफ मोशन का सपोर्ट मिल गया थोड़ा सा, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लंबे दूरी तक तय कर पाए। ठीक है, एन एथलीट्स रन्स a certain distance before taking a long jump. This is because velocity acquire running. आप ये वाला पार्ट लिख सकते हैं जो मैंने भी आपको समझाया, इसको लिख लीजिए। Added the velocity of athletes of the time of the jump. थोड़ा सा एक आपको पुश मिल जाता है। क्लियर है क्या? नोट्स बनाते चलिए, एकदम प्रॉपर नोट्स बनाइए आप यहाँ पे इसका। चलिए आगे चलिए। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन भी होता है। अब इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है? सपोज करें कि आप वही हाईवे वाली एग्जांपल फिर से लेते हैं। सपोज करें कि आप हाईवे पे चल रहे हैं, अचानक से बस ने राइट टर्न किया, तो बस के अंदर बैठे हुए सभी पैसेंजर का टर्न्स किधर होगा, लेफ्ट की तरफ। राइट टर्न करा उसने तो किधर जाएंगे आप, लेफ्ट टर्न की तरफ जाएंगे। समझ आ रहा है? वैसे तो मैं इशारा लेफ्ट टर्न का कर रहा हूं, ये लेफ्ट टर्न है, ये वाला राइट टर्न है, बट बस ने अगर लेफ्ट टर्न करा तो आप किधर जाएंगे, राइट टर्न करेंगे। क्लियर है क्या? समझ आ रहा है? तो इसे हम कहेंगे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब सवाल ये आता है कि आपने राइट टर्न, बस ने अगर लेफ्ट टर्न किया तो आप राइट टर्न क्यों जा रहे हैं? क्योंकि आप किसी भी साइड नहीं जाना चाहते हैं। लेफ्ट तो अचानक आपकी बॉडी को, पूरे सिस्टम को लेफ्ट घुमाया जा रहा है, तो आप उसके मोशन को अपोज करेंगे, इसलिए आपने उतनी काउंटर बैलेंस दिया ताकि हम सीधा थे तो सीधा ही रहना चाहेंगे। बात समझ में आ रही है क्या बेटा? देखो, जैसे आप सीधा थे तो रुके हुए थे, कोई परेशानी नहीं था, छेड़खानी आपके साथ नहीं हुआ तो आपने भी कोशिश नहीं करी भैया। जैसे ही आपको टर्न किया गया, लेफ्ट टर्न किया गया, जैसे लेफ्ट टर्न किया आपने, अब चेंज अपने आप को देख रहे हो तो आपने उसको अपोज कर रहे हो कि नहीं मुझे चेंज पसंद नहीं है, आपने उसको अपोज करने की कोशिश करी, और अपोज के चक्कर में आप राइट साइड शिफ्ट चले जाते हैं। क्लियर है? इसीलिए आप राइट साइड शिफ्ट होते हैं। यानी कि बेसिकली आप इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, आपको डायरेक्शन को अपोज कर रहे हैं। ठीक है ना? आप डायरेक्शन को क्या कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, लेफ्ट के बजाय राइट जा रहे हैं, अपोज कर रहे हैं उस लेफ्ट को, इसलिए। क्लियर है क्या? तो यहां पे लिखेंगे एग्जाम्पल में, when an moving bus takes a sharp turn a circular path it falls opposite direction due to the inertia of direction. देखो, मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए एकदम अच्छे से, पक्की बात है एकदम। सुनिए, यहाँ के इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन के इसके भी लिखिए, इट इज इनएबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू चेंज द स्टेट बाय इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड द डायरेक्शन। अपने आप डायरेक्शन चेंज करने में सामर्थ्य नहीं होता, बाहरी आपको बल लगाने ही पड़ेगी उसके स्टेट ऑफ पोजीशन को चेंज करने के लिए। चलिए आगे। नेक्स्ट हम लोग अब बात करेंगे लीनियर मोमेंटम। सुनना बेटा एकदम ध्यान से। देखो, सिंपल पार्ट में अगर मैं बात करूं तो मोमेंटम क्या होता है?
जिसके पास मास है, जिसके पास वेलोसिटी है, उसके पास मोमेंटम है। सीधी बात, जिसके पास मास है और जिसके पास वेलोसिटी है उसके पास मोमेंटम है। यानी कि बेसिकली अगर मैं बात करूं कि देखो इस यूनिवर्स में सभी के पास मास तो है ही, और अगर वो चल रहा है तो उसके पास एक तो पार्ट है ही, दैट इज कॉल्ड मोमेंटम। नाउ इट इज द डेफिनेशन ऑफ मोमेंटम दैट कॉल इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का डेफिनेशन ही यही होता है, मास इनटू वेलोसिटी इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम। इट्स अ डेफिनेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आइए बात करते हैं। लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इट्स क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। It is by the product of mass and velocity is called the momentum। यानी सिंपल मीनिंग क्या है, मैं सिंपल वर्ड में आपको समझा रहा हूं। मोमेंटम का मतलब मास इनटू वेलोसिटी। जिसके पास मास हो और जिसके पास वेलोसिटी है वो उसके पास एक चीज है, वो है मोमेंटम। किसी का मोशन किस पार्ट से हो रहा है उसके मास और वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, जिसको हम लोग एक फील कराने के लिए एक एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करो कि एक आप रोड पे आगे चल रहे हो, मैं आपको थोड़ा सा फील करा देता हूँ मोमेंटम, सुनना ध्यान से। मान लो कि आप रोड पे आगे चल रहे हो और पीछे से एक बस और एक साइकिल, दोनों की स्पीड सेम है, दोनों की स्पीड सेम है। लेट से दोनों की स्पीड मान लेते हैं कि 10 मीटर पर सेकेंड है। यार 10 मीटर ज्यादा हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चल रहे हैं। अब दोनों से आपको बारी बारी से धक्का लगवाते हैं, दोनों से आपको बारी बारी से धक्का लगवाते हैं। किसका इंपैक्ट ज्यादा आएगा? जहां पे साइकिल है वो भी उतनी ही स्पीड से था, लेकिन उसका इंपैक्ट आप पे कम प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दैट मोमेंटम चेंज कम हुआ। और वही ट्रक से अगर आपको वही स्पीड से आपके ऊपर में धक्का लगाया जाए, फोर्स लगाया जाए, तो उसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि मास ऑफ द ट्रक ज्यादा था। तो आप समझ सकते हैं कि मोमेंटम एक तरह का मोशन को फील कराने के लिए है, कि मास और मोशन का फील, कि जिसका यानी जिस दो बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं, है ना, एक एग्जांपल और लेता हूं। दो बच्चे रेस में दौड़ रहे हैं, एक मोटा और एक पतला। मोटा की भी उतनी स्पीड और पतले की भी उतनी स्पीड, तो मोमेंटम किसका ज्यादा? मोटे आदमी का। मास ज्यादा है ना, तो मोमेंटम ज्यादा हुआ। वो किसी को टक्कर मारेगा ना, जबरदस्त इंपैक्टफुल करेगा, जबरदस्त प्रभाव करेगा, जबरदस्त चोट पहुंचाएगा, यानी फोर्स उसको ज्यादा देगा, सामने वाले को इंपैक्ट ज्यादा होगा। यानी मोमेंटम एक तरह से आपको जब कोलिजन होता है तो इंपैक्ट ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, जिसका मास ज्यादा हो, भले ही उसकी वेलोसिटी सेम हो कंपैरिजन में। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तो मोमेंटम को हम लोग P से लिखते हैं। P इज अ वेक्टर क्वांटिटी और P होता है मास इनटू दैट वेलोसिटी। क्लियर है क्या बेटा? और ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। यानी कि इसमें अवेयर रहने वाली बात क्या है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। यानी कि वेक्टर है तो इसका मतलब डायरेक्शन के साथ डील करना है आपको, यानी कि प्लस माइनस के साथ लिखना है, इधर वाला प्लस उधर वाला माइनस, ऐसा कुछ करना होगा। ध्यान रखकर इसको क्वेश्चन को किया जाए। आप रैंडमली केवल मास इंटू वेलोसिटी मल्टीप्लाई कर देंगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा सर, मोमेंटम तो हम समझ गए कि मास और वेलोसिटी जो होता है, प्रोडक्ट जो होता है, उसको मोमेंटम कहते हैं। ठीक ठीक ठीक, ये बात समझ में भी आ गई आपको, 2-3 एग्जांपल से फील भी आ गया होगा। अच्छा, एक चीज और कि मोमेंटम का डायरेक्शन किधर होगा? उधर ही जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है, उधर ही जिधर बॉडी चल रहा है, उधर ही जिधर बॉडी का मोशन हो रहा है, उसको मोमेंटम का डायरेक्शन कहेंगे। आइए हम लोग बात करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द डायरेक्शन ऑफ P इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ V। आइए इसमें और बात करते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के दूसरे नियम की आज हम लोग चर्चा करते हैं। न्यूटन का दूसरा नियम क्या है भैया? न्यूटन का दूसरा नियम होता है, सिंपल वे में थोड़ा समझते हैं, दैट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इज न्यूटन का दूसरा नियम। खत्म। बट फोर्स कैसे आया, इसको थोड़ा सा समझिए। अगर मैं बात करूं कि मोमेंटम होता है, समझना बेटा थोड़ा सा, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो क्या मोमेंटम को अगर मैं चेंज कर दूं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मुझे उसके लिए बाहरी बल लगाना पड़ेगा? कैसे? मोमेंटम में होता मास और वेलोसिटी, अगर आपको कुछ चेंज करना है तो मास चेंज करने का तो कोई सेंस नहीं है। आप क्या चेंज करोगे हर समय? आप क्या चेंज करोगे? वेलोसिटी की, उसकी स्पीड को चेंज करोगे।
तो अगर आप उसकी स्पीड यानी कि वेलोसिटी को चेंज कर रहे हो तो हर समय आपको इसकी स्पीड बढ़ाने या फिर हर समय इसकी स्पीड घटाने वाली बात करनी होगी। तो मोमेंटम इज इक्वल टू हो गया मास इनटू दैट वेलोसिटी का चेंज यानी कि dv अपॉन में dt। भाई मास तो कांस्टेंट है, उसका तो डिफरेंशिएट होगा नहीं समय के साथ साथ, वो तो कांस्टेंट है। तो मास एंड वेलोसिटी ये पार्ट क्या बना, ये पार्ट बना एक्सेलरेशन। क्या बना भैया, एक्सेलरेशन। भाई dv अपॉन में dt तो एक्सेलरेशन ही होता है। और ये वाला क्या पार्ट बन गया, एक्सटर्नल फोर्स, यानी F एक्सटर्नल जो होगा, यानी एक्सटर्नली आपने जो फोर्स लगाया वो होगा मास एंड एक्सेलरेशन। ठीक है कि नहीं है, आ रहा है समझ में। और यही है न्यूटन का दूसरा नियम कि अगर किसी भी बॉडी पर आपने फोर्स लगाया तो उसमें एक्सेलरेट जरूर होगा। वो ये रहा रीजन, फोर्स एक्सटर्नल शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर है क्या, पक्की बात। तो यहाँ पे एक बार डेफिनेशन एक बार देख भी लेते हैं। यहाँ तो वैसे समझ में आ गया होगा आपको, लेकिन एक बार थोड़ा सा और डेफिनेशन देख भी लेते हैं। लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, चीजें क्लियर होती जाएगी और ज्यादा क्लियर होगा। अभी हम लोग आगे क्वेश्चंस करेंगे। जब आप रिकॉल कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है, जब आप लिखते भी रहेंगे तो बहुत सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। यहां पर देखते हैं, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। क्या मीनिंग हुआ भैया, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम का मतलब dp अपॉन में dt। यही मतलब होता है रेट ऑफ चेंज मोमेंटम का। क्या मीनिंग होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब dp अपॉन में dt। ठीक है, ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एक्सटर्नल फोर्स, यानी कि dp अपॉन में dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू f। यही मीनिंग होता है। हाँ जी, इज अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड दिस चेंज टेक्स प्लेस ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। यानी किस तरफ फोर्स मोमेंटम का जो चेंज करेंगे समय के साथ उसका किधर होगा, डायरेक्शन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही उसका एक्सेलरेशन भी होगा। क्लियर है क्या, पक्की बात। अच्छा, बहुत बढ़िया, नोट डाउन कर लीजिए आप एकदम अच्छे से। न्यूटन का दूसरा नियम बेहतरीन ढंग से नोट डाउन करिए। चलिए आगे, नेक्स्ट पॉइंट में अगर मैं बात करूं तो फोर्स, और इसमें एक ग्राफ है यहां पर देखना। सपोज करें कि अगर मैं कोई मोमेंटम है और टी है, ये वाला पार्ट मोमेंटम का है यानी पी है और टी है, उसका कोई ग्राफ अगर बना रहे हैं तो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे उसका जो पोजीशन होगा, किस वेलोसिटी का है, कितना फोर्स लग रहा है, वो आपका एंगल बताएगा यहाँ पे। और एंगल क्या बताएगा, देखो यहाँ पे ये जो एंगल होगा दैट मीन्स हम इसे आप tan थीटा मान लो, tan थीटा मान लो, tan थीटा मान लो, तो क्या होगा बेटा, P बाई टी, P बाई टी। नाउ P बाई टी क्या बताएगा, फोर्स। P बाई टी क्या बताएगा, फोर्स। क्लियर है ना। तो इस पॉइंट पे फोर्स क्या लग रहा है, वो इसके एंगल टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो एक एंगल बनेगा जिससे वो ये बताएगा कि फोर्स क्या हो रहा है। तो P वर्सेस T का जो ग्राफ में किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो बताएगा उस पॉइंट पे फोर्स कितना हो रहा है। क्लियर है, बस यही पॉइंट है, यहाँ पर लिखेंगे। ये पॉइंट्स भी नोट डाउन करिए। एज dp अपॉन में dp is p is momentum and the slope of momentum gives the force, then tan theta will be थीटा के टर्म्स में ये लिखना है। तो नोट डाउन करिए आप यहाँ पे tan थीटा के टर्म्स में ये वाला पार्ट। ठीक है, चलिए आगे, न्यूटन्स थर्ड लॉ, और आज का पार्ट हम लोग का यहीं तक है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है भैया, अगर कोई भी बॉडी, किसी बॉडी पे एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो आप जानते ही हैं, जो रॉकेट ऊपर जाता है तो एक थ्रस्ट नीचे लगता है जिसकी वजह से उसको थ्रस्ट और मिलता है जिसपे चलता है। तो ये बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, है ना। ठीक है, जैसे रॉकेट जब ऊपर जाता है तो थ्रस्ट लगाता है जिसकी वजह से उसको एक पुश मिलता है ऊपर में। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, आपने जितना किसी पे एक्शन किया वो रिएक्शन भी उसी उतना ही इक्वल मिलेगा